हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल केजिन क्लासेस 786 में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो मेरा सेशन होने वाला है, हम लोगों ने फिज़िक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो मेरा सारा देख लिया होगा और अब हम लोग जो है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वो वीडियो देखने के बाद जो है वो क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। वो आप देख लोगे एक बार वीडियो ना, तो उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। तो चलिए, हम लोग अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अभी देखने वाले हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। मैंने बताया था पहला नियम क्या होता है बच्चा जी? पहला नियम होता है कि प्रकाश आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम था। और दूसरा नियम था प्रकाश के अपवर्तन का, जिसे हम स्नेल के नियम से जानते हैं। वो क्या कहता है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम था। चलिए, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, तो आपको मैंने बताया था कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या होता है, सघन से विरल में जाएगी तो वो अपने अभिलंब से दूर भागेगी। नहीं, सॉरी, क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा, तो विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो घ नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, देखिए, जब जैसे मान लीजिए कि ये कोई सतह कांच हो या फिर ये हवा हो, जब कोई भी किरण यहाँ लंबवत आएगी तो वो बिना मुड़े हुए सीधे पार कर जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन है इसका? अभिलंब की ओर मुड़, नहीं, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, तो इसका हो जाएगा ख। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? मैंने पढ़ाया था कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का रीज़न है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तित होना। प्रकाश का अपवर्तन हमारा ख, इसका आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। देखिए, जब अपवर्तन होगा तो उसके ये किस वजह से होता है? तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण क हमारा आंसर हो जाएगा। क इज़ द राइट आंसर। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर हम देखेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? देखिए, मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, और ये हवा है। कांच होता है हमारा सघन माध्यम और ये हमारा हवा होता है विरल माध्यम। इसने कह रहा है, ये कहता है कि विरल माध्यम से प्रवेश करने पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी प्रकाश की किरण यहाँ कोई टॉर्च जला देंगे तो प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, तो उसको जाना चाहिए था ये सीधे डायरेक्शन में। यहाँ से हम अगर अभिलंब बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर भागेगा तो ये इस तरीके से चला जाएगा। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में बने कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये कोण आपको दिखाई दे रहा हो, ये बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तो अपवर्तन के बाद जो कोण बनेगा वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो संबंध आएगा वो अपवर्तन कोण जो बड़ा होगा आपतन कोण के अपेक्षा, तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ठीक है। और ठीक इसके उल्टा, अगर ये विरल से सघन में आएगा तो आपतन कोण बड़ा हो जाएगा अपवर्तन कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, दूसरा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, एक मैंने बताया था ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। यहाँ से ये ऐसे मुड़ेगा और फिर ये ऐसे मुड़ेगा, मतलब जब भी ये मुड़ेगा तो हमेशा प्रिज्म के आधार की तरफ, तो प्रिज्म के आधार की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है।
चलिए तो ख आंसर हो जाएगा। 9, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए जब कोई भी अगर बिंदु वस्तु है वहाँ से कोई किरण निकलेगा तो निकलने के बाद जो है वो जिस जगह पे जाके मिलता है तो मिलने के बाद ही प्रतिबिंब बनता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रतिबिंब बिंदु। क्या बोलते हैं उस बिंदु को? प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए लेंस हम बनाते हैं पारदर्शी पदार्थ से, ठीक है, यानी कि इसमें प्लास्टिक हमारा पारदर्शी पदार्थ है, लकड़ी भी पारदर्शी पदार्थ में आता है, ठीक है। लकड़ी का जो पतला सा आप उसका क्या बोलते हैं उसको, वो जो छाल होता है ना, उसको निकालने के बाद झिल्ली टाइप का होता है, तो उससे भी हम देख सकते हैं, तो इसको पारदर्शी श्रेणी में रखेंगे। कांच पारदर्शी होता है तो इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, तो हमारा नहीं पूछ रहा है कि नहीं किससे होगा, तो ग नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी पारदर्शी पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? दर्पण में बनाता है अवतल दर्पण, और यहाँ बनाएगा उत्तल लेंस। वहाँ जो अवतल दर्पण काम करता है यहाँ पे कौन काम करेगा? उत्तल लेंस काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए जी उत्तल लेंस कहीं पर है क्या? है, हमारा आंसर हो जाएगा ग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता था? म्यू बराबर मैंने बताया था साइन आई बटे साइन आर, तो हमारा ऑप्शन नंबर का साइन आई बटे साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर 13 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होता है। तो ये उल्टा हो जाता है, ये साइन I ऊपर है तो ये हो जाएगा हमारे ऊपर में n2 और R नीचे है तो हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर n2 बटे n1, यानी n2 बटे n1 बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब बोले तो पट्टी, ठीक है, से होकर किरणों के पथ, नीचे जो चित्र में दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो किरण, जब ये पानी से जब किरण कांच में प्रवेश किया है तो इसका अपवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये मुड़ा नहीं है। तो जब ये मुड़ा नहीं है मतलब सीधा पार कर रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी का अपवर्तनांक यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका मतलब कि कांच का अपवर्तनांक भी सेम होगा, इसी वजह से जो है ये मुड़ नहीं पाया है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो सीधे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कांच का अपवर्तनांक होगा वही हमारा द्रव का भी अपवर्तनांक हो जाएगा, तो 1.5 यहाँ पर हो जाएगा द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, क्योंकि ये मुड़ा नहीं है ना इसीलिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो हम जानते हैं, मैंने बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है जी? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग और भी होता है, हमारे आँखों में होता है, टेलीस्कोप में होता है, दूरबीन में होता है, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के बारे में, एक किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। किनारे की अपेक्षा उत्तल लेंस जो है बीच में क्या होता है? देखो ये किनारा है और ये बीच वाला भाग क्या है? मोटा है, तो बीच में क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। तो का आंसर हो जाएगा 17। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर प्रतिबिंब समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त। देखो जब बराबर बोलेगा तो बराबर कहाँ बनेगा? बराबर तभी बनेगा जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे जी? वक्रता केंद्र पर। तो ये उत्तल है, वक्रता केंद्र हम जानते हैं कि हम लेंस से वक्रता केंद्र को 2f से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं? 2f से। तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा? f पर। और ये जो होता है f के दुगने दूरी को कहते हैं 2f, है ना, f के दुगने दूरी को कहते हैं 2f। तो ऑप्शन में हमारा दिया फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम यहाँ किसी वस्तु को रखेंगे तो यहाँ भी हमको 2f पर ही प्राप्त होगा, और समान यानी बराबर जितना हाइट यहाँ पे होगा उतना ही हाइट यहाँ पे भी प्रतिबिंब का होगा, जो हमें नीचे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए उत्तल लेंस हम बना रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये हमारा f है, ये हमारा 2f है, यानी ठीक है, ये भी f है और ये भी 2f है। इधर मुख्य होता है तो f2 लिखेंगे, इधर 1 1 लिखेंगे, ठीक है। जिन बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जाके पहले वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये सारा बहुत अच्छे से समझाएं, ठीक है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाए, ये है हमारा फोकस और ये है लेंस, यानी ये दोनों के बीच में रखें, यानी कि ये कहीं पे भी रख सकते हैं, बीच में यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं, रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हम जानते हैं कि ये एक ही कंडीशन है जो वहाँ पे हमारा दर्पण उत्तल दर्पण बनाता था, वो यहाँ पे ये कंडीशन जो वहाँ रखते थे ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ पे रखेंगे फोकस और लेंस यानी प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे, तो ये काल्पनिक बनाएगा और सीधा बनाएगा, काल्पनिक और सीधा बनाएगा। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, उत्तल लेंस
से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी u दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या, देखिए लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की भी दूरी दिया है, यानी कि u, यानी कि जितना दूरी पे हम वस्तु को रखे हैं ना उतना ही दूरी पे क्या बन रहा है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम f पर रख रहे हैं, मान लेते हैं f पर ही तो रखते हैं तभी तो f पर बनता है, तो यहाँ से यहाँ जो 2f की जो दूरी होगा वो यहाँ प्रतिबिंब की भी दूरी सेम होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2f जो है हमारा, यानी वस्तु की दूरी यही, वस्तु यही पर रखा हुआ था, 2f बराबर तो हमको 30 दे ही दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है, फोकस दूरी, तो f निकालना होगा तो 2 को यहाँ भेज देंगे तब 15 आ जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर, तो f का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ग 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिबिंब की दूरी अगर बराबर है तो वस्तु हम जब 2f पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वहाँ से जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो दूरी जो है दोनों का बराबर था, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी, और वस्तु का दूरी यहाँ 2f पर रखा हुआ था, 2f बराबर 30, इसलिए बराबर 15। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए अवतल लेंस दिया हुआ है और फोकस दूरी, आपको पता है कि अवतल लेंस जो होता है जिसके फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण का है या अवतल लेंस का है, माइनस में होता है। तो हम बताए थे कि P बराबर होता है 1/f, चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 100/f, और f की जगह पे हम रखेंगे 20, क्या रखेंगे 20, चूँकि 20 रखेंगे, लेकिन ये अवतल की बात कर रहा है तो माइनस में होगा, तो 20×100 तो माइनस का 5 डायोप्टर, क्षमता को नापते हैं मापते हैं d से, तो -5 डायोप्टर हमारा घ नंबर आंसर। किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस, कोई वस्तु है जिसको उत्तल लेंस के फोकस एवं फोकस दूरी की दूरी के बीच हो, देखो फोकस की दूरी का मतलब 2f, फोकस की दूरी का मतलब 2f, तो 2f पर रख रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम जानते हैं कि जब वस्तु का 2f पर रखते हैं तो वस्तु जो है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और समान यानी बराबर बनता है, क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या बोला, सॉरी एक सेकंड, उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस, अच्छा बीच में, सॉरी बीच में बोला है, देखिए अभी समझा दे रहे हैं आपको, एक सेकंड यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ये है मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया f, ये हो गया 2f, इसके बीच में रखने को बोला, हम यहाँ पे रख दिए थे, इसके बीच में रखने को बोला है। तो जब ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस, तो इधर आएंगे f, इधर आएगा 2f, इधर है इन्फिनिटिव। तो जब ये यहाँ से प्रकाश यहाँ से जाएगा, समांतर जाएगा तो ये फोकस होते हुए निकल जाएगा, ठीक है, और एक प्रकाश केंद्र से भेजेंगे तो ये आगे चला जाएगा। इन कहने का मतलब ये है कि ये जो है जब हम वक्रता के 2f और f के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वक्रता केंद्र, यानी 2f और अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच बनेगा। लेकिन बनेगा तो ठीक, ये तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, तो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहीं पर होगा वास्तविक उल्टा नहीं, हाँ ठीक है, छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। जब 22 नंबर, जब एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है, कोई उत्तल लेंस है उसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा हुआ है, यू दिया हुआ है, तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अच्छा काल्पनिक बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, देखिए जी यू दिया है 20 और हमको बनाना है काल्पनिक, और हम जानते हैं कि काल्पनिक तब बनता है जब हम वस्तु को उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाश के अंदर लेंस के बीच में रखते हैं तभी बनता है। और चूँकि वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर और काल्पनिक बन रहा है, इसका मतलब ये है कि फोकस ही पहले ही आ रहा है, तो फोकस से पहले आ रहा है तो इसका मतलब कि फोकस की दूरी अगर हमको पूछ रहा है तो फोकस दूरी 20 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 20 से अधिक होना चाहिए, हाँ ठीक है, तो 20 से अधिक होना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए हमारा फोकस दूरी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा, ये है हमारा f, और हम ये क्या बोल रहा है कि वस्तु बनता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक उत्तल लेंस में तभी एक ही कंडीशन में बनता है, छठा कंडीशन बनता है जब फोकस और लेंस प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु रहता है तब। अगर मान लो वस्तु यहाँ पर है, यहीं तक की दूरी 20 दिया ना, और हमसे पूछ रहा है f, तो जाहिर सी बात है कि ये 20 से ऊपर जा रहा है, सॉरी नहीं दिखा होगा आपको, ये फोकस है और वस्तु को यहाँ पर रखेंगे नहीं फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, तभी हमारा जो है काल्पनिक और सीधा बनेगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक 20 दिया है तो हमसे ये पूछ रहा था 20 से ऊपर जा रहा है ना, तो 20 से अधिक ही होगा ना कि कम, तो 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर का मतलब ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है या फिर उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, यहाँ पे लेंस है तो लेंस की बात करेगा, तो यह होगा, तो +5 डायोप्टर क्षमता है, तो यह क्या है भैया, तो लेंस की क्षमता दिया है +5 डायोप्टर, तो यह होगा, तो हम जान रहे हैं कि जब प्लस है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये उत्तल लेंस होगा, तो हमारा ये ऑप्शन छट गया, उत्तल लेंस ये है ख और ग। और ये 5 डायोप्टर है ना,
हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f। अब P दिया हुआ तो F बराबर हो जाएगा 1/P, तो 1/P तो P का मान है 5, तो 1/5 काटेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर तो कहीं पे दिया नहीं है, तो 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, तो 0.2 को करेंगे 100 से गुना, 100 से गुना करेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। या फिर हम सीधे ये भी कर सकते थे कि 100/f कर देते, 100/5 तो B बचे 100, तो यहाँ से भी हो जाता। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा। देखिए 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता पूछ रहे P बराबर, तो हम बताए थे 100/f, तो f का मान 25 है, तो 25 चौके 100, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 डायप्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब देखिए प्लस है ना, प्लस है मतलब ये क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो दोनों ही उत्तल है। बिल्कुल सही जवाब, दोनों ही क्या है, उत्तल है, क्योंकि प्लस में एक यही कॉमन होता है, फोकस दूरी जो है वही क्या होता है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में। अगला सवाल जो हमारा है वो है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए इनमें से कौन उपयुक्त होगा। हम जानते हैं जी छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त होगा, तो देखिए हमको पता होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर से नीचे हमको दिखाई नहीं देगा, सही से क्लियर रूप से नहीं देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो है, हम जानते हैं कि नज़दीक पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों तो ऐसे ही छट गया। तो ये 5 सेंटीमीटर तो 25 से कम है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बचा सी, एक नंबर हमारा का नहीं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम छोटे छोटे चीज़ को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। 28 लास्ट क्वेश्चन है बस इसका। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर, माइनस माइनस माइनस, तो दोनों ही समझता है, तो माइनस बोला सर तो अवतल, अब माइनस बोला सर तो अवतल, तो अवतल दोनों क्या है, अवतल दर्पण भी हो सकता है और अवतल लेंस भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पानी में तैरती हुई मछलियाँ अपनी वास्तविक स्थिति से डैश दिखाई पड़ती है, तो थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ती है, क्या पड़ती है, मतलब अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। दूसरा, डैश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है सर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर। 3, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह दूर हट जाती है, कहाँ से, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में, कांच हो गया सघन, वायु हो गया विरल, यानी कांच से सघन से जा रहा है विरल में, तो वह क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, विलंब से दूर भागेगा, तो वह अभिलंब यहाँ भरा जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। 4 नंबर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से जा रहा है विरल में, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से सघन से जाएगा विरल में, तो जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से बड़ा होगा। जैसा भी बताया था, मान लीजिए कांच है, कांच से गया कोई किरण निकला, ठीक है, इसको जाना चाहिए था, इसे सीधा लेकिन जाएगा नहीं, अभिलंब भी है, यहाँ से ही दूर भाग जाएगा, तो ये अपवर्तन कोण हुआ और ये हुआ आपतन कोण। तो आपतन कोण की अपेक्षा अपवर्तन कोण बड़ा हुआ ना, तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। चलिए क्लियर। जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण ये भी 0 डिग्री, यानी आपतन कोण 0 का मतलब है कि मुड़वे नहीं किया है, जैसे आया है सीधे वैसी जा भी रहा सीधे, तो आपतन कोण जब 0 तो अपवर्तन कोण भी 0, कोई झुकाव नहीं हुआ तो कोण कहाँ से बनेगा। 6, एक लेंस के दोनों सतह के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक ही लेंस है, उसके 2 वक्रता केंद्र है, उसको मिलाने वाली रेखा को इसको क्या बोलते हैं, 2f, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाए। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, यानी कि सब, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। 8, किसी पतले लेंस का डैश उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन, हाँ, तो प्रकाश केंद्र जो होता है, इसे अगर कोई प्रकाश किरण जाएगा तो ये सीधे पार कर जाएगा, और ये सिर्फ पतले में होता है, मोटा में नहीं, क्योंकि जब तक ये सोचता है कि इसको मोड़ेंगे तब तक ये पार कर जाता है, तो ये सिर्फ पतले लेंस के लिए है, मोटे लेंस के लिए नहीं है, तो यहाँ पर होगा प्रकाश केंद्र। ठीक है। 9, एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा यदि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार प्रतिबिंब बने तो वह वस्तु उत्तल लेंस से कितने दूरी पर रखी हुई होगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ बोला बराबर, और बराबर तभी बनता है जब वस्तु को हम रखते हैं 2f पर। कहाँ रखते हैं, 2f, तो यहाँ पर क्या बनाएगा 2f, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f। 10,
एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब किरण पुंज देगा। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के फोकस पर रख रहा है, फोकस पर कोई भी चीज़ को रखते हैं तो वह कहाँ बनता है जी, वो बनता है अनंत पर। तो ये समांतर रूप से जाएगा, यानी कि समांतर रूप से जाएगा और समांतर प्रकाश किरण फैलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। 11 डैश लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसरित करता है। कौन सा है जो समांतर किरण को अपने फोकस पर अभिसरित करता है, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का ही काम है जो अभिसरित का मतलब एक बिंदु पर जमा करना, वही क्या करता है कि एक बिंदु पर जमा करने का काम करता है। जैसे यहाँ से आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक बिंदु पर काटता है, ठीक है। 12 कौन सा लेंस जो है समांतर प्रकाश पुंज को फैलाने का काम, फैलाने का काम किसका है, तो फैलाने का काम है अवतल लेंस का, और वहाँ उत्तल दर्पण, वहाँ उत्तल दर्पण फैलाता है, यहाँ अवतल लेंस फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अवतल लेंस। 13 उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु फोकस दूरी और प्रकाश केंद्र या लेंस दूरी, फोकस दूरी से दूरी पर रहती है, तो फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है। कहाँ रहती है जी, कम दूरी पर रहती है, फोकस दूरी से कम दूरी पर। देखिए ये है उत्तल लेंस, ये प्रकाश केंद्र है, ये हमारा फोकस, और हम जानते हैं कि प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में रहेगा तभी हम आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो फोकस से कम हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा कम दूरी, फोकस से कम दूरी पर। 14 किसी लेंस की डैश उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम, हाँ तो ये P बराबर मैंने बताया था 1/f, यानी कि जो क्षमता जो f होता है वो क्षमता के व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्षमता, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, क्षमता, क्षमता। 15 लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है मीटर इनवर्स, जिसको हम डायोप्टर भी बोलते हैं, मीटर इनवर्स जिसको बोलते हैं डायोप्टर। 16 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, उत्तल लेंस यानी पॉजिटिव की बात किया है, तो P बराबर होता है 1/f, और सेंटीमीटर है तो हम बताए थे 100/f होता है, f का मान दिया 50, तो 50 दूनी का 100 यानी कि 2 डायोप्टर प्लस में 2 डायोप्टर वहाँ भरा जाएगा। 17 -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, तो निकाल लीजिएगा आप लोग, ये भी तो बताए ही रहे, निकल जाएगा उम्मीद करता हूँ। P बराबर होता है 1/f, P दिया है -5, तब f बराबर हो जाएगा 1/p, तो माइनस का 5 यानी माइनस में 0.2 होगा इसका, ठीक है ना, भागा लगाएंगे तो माइनस का 0.2। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 2 मीटर फोकस दूरी दी f दिया, तो P बराबर निकालना, अवतल है मतलब माइनस होगा, तो 1/-2 इसको लगाएंगे तो आएगा 0.5, लेकिन माइनस में, 2 से भागा देंगे 0.5 लेकिन माइनस में। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में, कोई पारदर्शी माध्यम है उसका अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा उस माध्यम में चाल का, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में तथा चाल तथा उस माध्यम में चाल, अच्छा हाँ ये अनुपात होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनुपात। मैंने बताया था अपवर्तनांक का परिभाषा कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं जी, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा अनुपात। अब चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं फटफट, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा चलिए देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, इसको क्या कहते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए क्लियर। दूसरा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है। देखो विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है मतलब गांव से शहर में जा रहा है, शहर में जा रहा है मतलब भीड़ ज़्यादा हो तो मतलब सट के चले, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। 3 जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी कि जब 1 से 2 में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो विरल से सघन में गया, यानी अभिलंब एक विरल है और अभिलंब 2 सघन है, इसीलिए अभिलंब से दूर, अच्छा दूर भाग रही, सॉरी तो ये है सघन और 2 है विरल, दूर भाग रहा ना। तो दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, तो देखो एक जो है अधिक सघन हो जाएगा क्योंकि 1 से गया 2 में, इसीलिए वह दूर भागा, दूर तभी भागता है जब सघन से विरल में जाता है। तो 1 हो गया हमारा सघन, 1 हो गया हमारा सघन, तो माध्यम 1 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, माध्यम 1 जो है सघन है, अधिक। 4 वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। देखिए निर्वात में तो 3 लाख किलोमीटर करता है और लगभग वायु में भी उतना ही करता है, तो 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर। स्नेल का नियम क्या, स्नेल का नियम बताया था जी, स्नेल का नियम था कि प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम म्यू से सूचित करते थे, और म्यू बराबर होता था sin i/sin r, बस उसी को लिख देना, ऐसे यहाँ पर संकेत में दिया है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं।
6 अपवर्तनांक की परिभाषा दें, यानी कि सी बराबर कह रहा है, सॉरी म्यू बराबर कह रहा है क्या बताया था मैंने कि यहाँ निर्वात प्रकाश चाल सी बटा सी एम, या यहाँ पे भी लिख सकता है, बुक आपका भी देता है। यानी निर्वात प्रकाश की चाल लिखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, बस परिभाषा लिख देना है। 7 किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का विरल माध्यम। सघन माध्यम का जो जितने ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो उतना ही ज़्यादा सघन रहेगा, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। 8 पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इस प्रकथन का क्या तात्पर्य होता है, सिंपल सी बोलना है, पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33, तो लिखना है यहाँ पर कि पानी में अर्थ लिखना है कि पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना होता है, बस हो गया क्लियर। 9 पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, पार्श्विक विस्थापन बताए थे हम आप लोग को, बहुत अच्छा से समझा है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार जरूर जा करके देखें, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से आप खुद ही कर लीजिएगा, हमको बताना नहीं पड़ेगा। फिर मैं बता देता हूँ कि ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लांबविक दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, बस हो गया आंसर। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। जैसे क में चित्र दिया, क में बोला 1 2 3 में से कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है, तो ये है आपतित किरण। कांच है, पानी है, सघन से ज़्यादा विरल में, तो अभिलंब से दूर भागना चाहिए, तो ये देखो 1 नंबर तो अभिलंब की ओर ही किया हुआ है, तो ये तो कैंसिल। और ये 2 जो है सीधे सीधे पार कर गया, तो ये भी कैंसिल। तो ये 3 जो है इससे दूर भागा है, तो हमारा 3 हो जाएगा सही। तो निर्गत किरण कौन हो जाएगा हमारे इसमें, 3 नंबर, तो 3 हमारा हो जाएगा निर्गत किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी का दूसरा सवाल था क्या कि आई का मान कितना होगा। अच्छा ठीक, फिर से पीछे जाना पड़ेगा। आई का मान कितना होगा, आई का मान कितना होगा, देखिए ये है आई यहाँ है, और ये है 60 डिग्री, ये है आपतन कोण और ये है निर्गत कोण, ठीक है। देखिए ये भी विरल माध्यम में बना है और ये भी विरल माध्यम में बना है, इसलिए आई जो है 60 के बराबर हो जाएगा, तो कौन आई बराबर हो जाएगा 60। और तीसरा में ये पूछ रहा है इसके बारे में कि इसके बारे में क्या ख्याल है, तो ये जो देखो ये 90 डिग्री से आ रहा है ना, तो 90 डिग्री से आ रहा, तो ये बिना मुड़े हुए पार हो जाएगा, बिना मुड़े हुए क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है कि बिना विचलन के ये क्या हो जाएगा, पार हो, सीधे पार कर जाएगा, बिना विचलन के यानी बिना मुड़े हुए सीधे पार कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर, लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस होता है 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और अगर यही आपसे पूछा कि दर्पण कितना प्रकार, तो 3 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे, तभी बताया था लेंस का वह भाग जिसके दोनों वक्रता केंद्र को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को या मिलाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं, बस हो गया। 13 नंबर, पतला लेंस क्या है, पतला लेंस का मतलब क्या होता है कि वह लेंस जिसके प्रकाश केंद्र से प्रकाश जाने पर सीधे निकल जाता है, वैसा लेंस जिसके प्रकाश केंद्र से प्रकाश जाने पर सीधे निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं। 14 नंबर, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, अभी बताया था प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। और लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं, तो F2 को कहते हैं लेंस का मुख्य फोकस। 15 नंबर, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वही बताया था 2F बोल रहे हैं 2F पर जब भी वस्तु को रखेंगे उत्तल लेंस में तो वस्तु से वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बराबर लंबाई का बनेगा, ठीक है। 16 नंबर, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, हम भाई बता रहे उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण, यहाँ लेंस पूछा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है भैया, अधिक होती है। जिस माध्यम का जैसे देखो हीरा में अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना 2.42, उसका ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और यहाँ अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। सॉरी फॉर थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बहुत सारा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में निकाल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। चलिए 18 नंबर, आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहता है, अभिसारी का मतलब ये बता रहे हैं कि एक बिंदु पर क्या करेगा, किरण को लाके मिलाएगा, एक बिंदु पर किरण को लाके मिलाएगा, इसको बोलता है अभिसारी। इकोन का इसका किसका काम है, उत्तल लेंस का काम है, किसका काम है जी, उत्तल लेंस, और दर्पण में अवतल दर्पण, और यहाँ पर लेंस पूछा तो उत्तल लेंस। 19, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर है यानी अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भैया अनंत पर है तो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा जी, फोकस पर बनेगा, यानी F2 लेंस है तो F2। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, दोनों बनाता है, उत्तल लेंस वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है, और दर्पण में अवतल, क्योंकि वो दर्पण में ऑल राउंडर अवतल था और लेंस में ऑल राउंडर कौन है, उत्तल लेंस, ठीक है ना।
21 नंबर, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा हो, हमेशा बड़ा, हमेशा सीधा और छोटा हो, तो वह लेंस कैसा होगा भैया? अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस ही हमेशा सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है और छोटा बनाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? देखो, आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, और आभासी कब? अभी बताया था कि जब उत्तल लेंस को तुम उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखोगे ना, तो वो आभासी बनाएगा, आवर्धित बनाएगा, सीधा बनाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लियर उम्मीद। तो वस्तु को रखेंगे कहाँ? फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच या प्रकाश केंद्र के बीच। लेंस के अंदर ही प्रकाश केंद्र होता है ना, तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपको भी हो सकता है कि लिखेगा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, नहीं तो कभी ऐसे भी लिखेगा किताब में कि फोकस और लेंस के बीच, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए कहाँ बता रहे थे? 22 हो गया। 23 नंबर, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा? जब फोकस पर रखेंगे, हम जानते हैं प्रतिबिंब का फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब, वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फोकस पर रखें, हमारा आंसर हो जाएगा फोकस। दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताया, मैंने ढेर सारा बताया, 4-5 बता कर रखा हुआ वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर के। हालांकि यहाँ पर 2 बता देते हैं। पहला तो हम लोग मनुष्य के मानव अपने आँख में यूज करता है, दूसरा दूरबीन यूज करता है, टेलीस्कोप में यूज करता है, और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी यूज करता है। ठीक है ना, तो आप कैमरा वगैरह भी इसका यूज होता है, आप देख सकते हैं। 25, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी? वास्तविक भैया, आभासी कहाँ से देखेंगे? वास्तविक। हम लोग जो भी चित्र देखते हैं सिनेमा हॉल में कैसा होता है? वास्तविक होता है। 26, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब, देखो उत्तल लेंस है, आभासी बना रहा है, आवर्धित बना रहा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अभी तो बताए थे, अभी यहीं पर सवाल बता रहे थे, ये वाला कहाँ गया? हाँ 22 नंबर, सेम। देखो उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच, अभी बताया था ना कि या तो कभी कभी लेंसो लिखता है और फोकस और लेंस के बीच बोलेगा, नहीं तो बोलेगा प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, 27 नंबर, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर, फोकस दूरी की दूरी का मतलब 2f पर, कहाँ है? 2f पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f पर ही बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f बोले तो वक्रता, 2f बोले तो वक्रता। ठीक है ना, दर्पण में वक्रता के अंदर को सी से दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं 2f से। ठीक है, 28, एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है, तो यह उत्तल लेंस है या अवतल? देखो यार, माइनस में है तो आँखें मूंद के बोल देना अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो माइनस में होता है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो प्लस में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन है अभी। चलिए 29 नंबर, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? चुप, कुछ नहीं करना, लेंस का सूत्र यहाँ पर लिख देना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, आंसर। 30, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो उस लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन, तो यहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर v/u, लेंस में होता है प्लस में, और m बराबर -v/u होता है दर्पण में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा m बराबर v/u बस। किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? कुछ नहीं करना भैया, p बराबर 1/f लिख देना है आपका, ये मतलब फार्मूला संबंध यही है। लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक, मीटर इनवर्स बताया था, जिसे हम डायोप्टर भी कहते हैं। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता अगर 1 + 1.5 है, प्लस आ गया, देख तो लेंस उत्तल है, देख यहाँ कुछ आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्या है? क्षमता प्लस में है, यानी कि जब क्षमता प्लस में है तो फोकस भी कोची में होगा? प्लस में होगा। और फोकस प्लस किसका होता है? अवतल का, उत्तल का? उत्तल का मेरे भाई, उत्तल का। चलिए 34 नंबर, अब ऐसे भी दिमाग लगाना ना जी, आँख में कोची लगता है ज़्यादातर, तो नज़दीक के लिए प्लस में रहेगा तो उतले मारना है। किसी उत्तल लेंस का, अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? हाँ बिल्कुल बनाएगा। देखो मान लो कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है, हम इतना भाग इसको ढक दे रहे हैं, कागज से क्या कर दिए? ढक दिए हैं। अगर कोई किरण यहाँ से आएगी, समांतर आएगी, फोकस हो जाएगी सर, जाएगी ना, आएगा, प्रकाश केंद्र से गुजार देते हैं किरण को, प्रकाश केंद्र से ले गुजार दिए, तो देख यहाँ बना कि नहीं बना? तो प्रतिबिंब तो बनवे क्या, तो आधा झाँक देगा तो फिर भी हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलेंगे हाँ एकदम बनेगा। 35, लेंस की प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? भैया लेंस जो है प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन करके बनाता है। कैसे बनाता है? प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा लेंस का प्रतिबिंब बनता है। और अगर यही पूछ देता कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा बनाता है, लेकिन यहाँ पर लेंस है, इसलिए बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। 36, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इसे परिभाषित करें। सिंपल है यार, लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है, इसका मतलब ये होता है कि जो लेंस है उस लेंस का जो क्षमता है वह 1 डायोप्टर का है।
और जब क्षमता 1 डायोप्टर का तो उसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी भी 1 ही मीटर का हो जाएगा। आप बना सकते हैं इसको, फार्मूला बैठा कर बनाइएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। बस इसको खाली लिख देना। 37 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितना होगा। तो 2 मीटर फोकस दूरी है ना, अभी बता क्षमता पूछ रहा था, P बराबर होता है 1/f, चूँकि मीटर में तो 1/f, तो 1/2 तो भागा देंगे तो आएगा 0.5, चूँकि अवतल है तो माइनस में लगेगा, तो यहाँ माइनस से लगाते थे तो माइनस 0.5 डायोप्टर आंसर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल बोला था प्लस में आएगा, लेकिन 0.5 प्लस में आएगा 0.5 डायोप्टर, ठीक है। इसी से बना देना है। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, प्लस प्लस प्लस। तो जब क्षमता प्लस में हो तो फोकस भी प्लस में, प्लस में किसका, उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस हो गया सीधा आंसर हमारा। चलिए अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है बच्चे, 22 क्वेश्चन से। कितना चल गया अभी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा लिखिए। क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है अपने पूरे पथ से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के उदाहरण को लिखें। मैंने बहुत सारा बताया था, 5-6 बताया था। मछली का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, सिक्का का थोड़ा वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, है ना जी। किसी भी छड़ को पानी में रखते हैं तो वो थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। इसका सब सारा चीज़ बता चुके हैं, आप लोग जाकर वीडियो देखिए, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। 3 नंबर, प्रकाश की एक ही किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। जैसे में जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसके लिए बताए हैं, और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके लिए बताए हैं। आप इसके लिए वीडियो देख लीजिए प्लीज़, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से समझाया है, एकदम स्टार्टिंग में ही है, आप देख सकते हैं। ऐसे मोटा मोटी बता देते हैं कि जब विरल से सघन में जाएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। बाकी आपको खाली यहाँ पर चित्र बना देना है, चित्र बना के दिखा देना बस। 4, हवा में चलते हुए प्रकाश की किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। देखो, हवा में चल रही है और हवा से जा रही है कहाँ, तो जल में जा रही है। तो हवा है विरल, जल है सघन, जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये क्या कहता है, अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी, तो जाहिर सी बात है अभिलंब की ओर झुकेगी, ना कि दूर हटेगी। तो क्यों कहता, क्यों तो लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, बस हो गया आंसर। 5, कांच की आयताकार सिल्ली पट्टी में अपवर्तन के 2 किरणों के नामांकित चित्र खींचे। तो ये जैसे देखो यहाँ बनाए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे ले लेना है, कांच का अपवर्तन ले लेना, ठीक है। क्या करा, कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों के पट्टा, मान के चल के हवा से यहाँ पर आएगा तो इसको सीधे से जाना चाहिए था, ये अभिलंब है। लेकिन ये हवा था विरल और कांच था सघन, जब सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ऐसे ना जाकर के थोड़ा इधर नज़दीक मुड़ जाएगा। फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको सीधे ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस सघन से अब आ रहा है विरल में, तो सघन से विरल में आ रहा है, मतलब अभिलंब से क्या होगा जी, अभिलंब से दूर भागेगा, तो थोड़ा ही दूर भाग जाएगा। तो इस वाले किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण, ये जो मुड़ के आया इसको बोलेंगे अपवर्तन किरण, सॉरी इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। सबका खाली नाम लिख देना है, बस क्लियर, फिगर बना के नाम लिख दीजिए। 6, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है भैया, प्रकाश का अपवर्तन कारण है आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन पहला नियम पर आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा स्नेल का नियम था, प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण के जया एवं अपवर्तन कोण के जया क्या जो अनुपात होता है वो एक निश्चित नियतांक होता है, जिसे हम म्यू द्वारा सूचित कर रहे थे ना, और म्यू बराबर था sin I बटे sin R, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। जब भी हम बताएं दूसरा कि प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण के जया एवं अपवर्तन कोण के जया के अनुपात एक नियतांक होता है, बस हो गया। और लिख देना है म्यू बराबर sin I बटे sin R, अपवर्तन का दूसरा का नियम है। 9, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का अर्थ क्या है, तो लिखना भैया हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का अर्थ क्या है। सिंपल बताए थे कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुना होता है, बस इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। 10 नंबर, प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 हो तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है
क्या ले लें इसको, इसको क्या बोले हम, हाँ चलो ये जल है क्या, इसके ऊपर हम रख दिया तारपीन, क्या रख दिया तारपीन, इसके ऊपर है हवा यानी वायु। अब यहाँ से कोई ये प्रकाश आएगा, देखो हवा और तारपीन से तुलना करेंगे तो तारपीन का होता है 1.47, तो हवा और तारपीन में तारपीन सघन हो जाएगा। तो जब वायु यहाँ से आएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जाहिर सी बात है अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। और जब ये अब यही अभिलंब की ओर मुड़ गया, उसके बाद जब ये तारपीन को देखो और यहाँ देखो क्या हमारा पानी है, क्या है जी पानी है, तो तारपीन और पानी का अपर्तनांक होता है 1.33 और इसका 1.47, तब तारपीन हो गया सघन और पानी हो गया विरल। अब जब सघन से विरल में आएगा तो विलंब से दूर भागेगा, तो ये विलंब था तो ये एकदम दूर भागेगा, क्या भागेगा इस तरीके से दूर भागेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दूर। तो ये इस तरीके से सिर्फ आपको आकृति बना करके दिखा देना है, ठीक है, कि सघन से विरल में आ रहा है तो किधर मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो बता दीजिएगा आप लोग। आपको एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है, उनकी सतह को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे। अच्छा, तो बिना छुए बताना है अंतर, ठीक है ना। तो बिना छुए बताना, तो देखिए तीनों दर्पण को आप रख लीजिए, लेंस को रख लीजिएगा और कोई वस्तु ले लीजिएगा और बारी बारी से सबके सामने जाइएगा। अगर जैसे जाने के बाद मान लीजिए कि जाने के बाद अगर किसी लेंस में प्रतिबिंब जो है कभी बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी बराबर बन रहा है, तो समझ जाइए कि उत्तल लेंस है, क्योंकि वही है जो सब चीज़ बनाता है। तो उसको बोलें कि उत्तल लेंस से उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद अवतल के सामने अगर जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, तो बोलेंगे ये अवतल है। अब बाकी जो बच गया वो सिंपल सा कांच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप छांट सकते हैं, ऐसे ही लिख दीजिएगा। 12, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, इसका क्या कारण। देखो मेन कारण इसका ये है कि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का काम है कि प्रकाश की किरण जो भी आएगा तो उसको एक बिंदु पर क्या करेगा जी, जमा करेगा, और एक बिंदु पर जमा करेगा। चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण में ऊष्मा होता है, प्रकाश किरण में सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा होता है, और ऊष्मा जब एक जगह पर सब जा करके मिलकर जमा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको जलाएगा, क्या करेगा, जला देगा। तो आप इसी चीज़ को बस ऐसे ही लिख दीजिएगा, हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। हम जानते हैं भैया कि जब उत्तल लेंस के सामने प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु पर फोकसित करता है और हमारा आंख अगर इस तरीके से रहेगा, हम सूर्य को देखेंगे और हम प्रकाश की किरण से हमारे आंख पर पड़ेगा, तो इस प्रकार हमारा आंख क्या हो सकता है, आंख का रेटिना खराब हो सकता है, जल सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए सख्त मनाही होती है कि उत्तल लेंस लगा करके आंख के सामने आप कभी सूर्य को ना देखें। 14, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर होती है, कोई उत्तल लेंस है, आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी भैया, फोकस से होकर चली जाएगी और कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ सिंपल सी आरेख बना देना है ना। ये है, मान लीजिए ये फोकस है, इसके समांतर को किरण गया तो ये कुछ नहीं करेगा, ये फोकस से होकर के चला जाएगा, बस ऐसे ही बना देना है आपको। ये भी आराम से एकदम बनाया हुआ है, सब बहुत अच्छा ढंग से समझा है, आप जाके वीडियो को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोकस, यानी फोकस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको आरेख बनाना, तो चित्र बना के दिखाना पड़ेगा। 15, जब वस्तु उत्तल लेंस के F और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा, तो इसको ही बनाना पड़ेगा आपको। मैंने बताया है उत्तल लेंस में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, 6 में से चौथा नंबर का कंडीशन है, ये F और 2F के बीच में रखा हुआ है। उधर जो आकृति बनेगा वो बनेगा 2F और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन इसका आपको दिखाना होगा, इसको आपको दिखाना होगा आरेख के द्वारा, तो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। वीडियो जाकर देख लीजिए प्लीज़, सब क्लियर हो जाएगा आपको। 16, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तल लेंस अवतल लेंस में तो पहला अंतर तो ये होता है कि इसका तुम क्या बोलता है, परिभाषा बता दो। उत्तल लेंस बोले तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, एक अंतर तो ये हो गया। अवतल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है, दूसरा अंतर हो जाता है कि अवतल लेंस जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है, इसे बोलते हैं अभिसारित, क्या बोलते हैं, अभिसारित। और अवतल लेंस क्या करता है, इसको फैलाने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको अपसारित। दूसरा अंतर, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये भी लिख दीजिएगा। तीसरा यहाँ दिया हुआ है इसका फोकस, इसका हम 8-10 को अंतर बताए हैं, जो पढ़ाए हैं आप उसको जाकर देखिए, हालांकि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कुछ भी अपना मन से जो पढ़े बस वही लिखना है, जो दिमाग में आता है वही लिखिए, ज़्यादा सोच के नहीं लिखना है, जो पढ़ा है बस इसमें से छांट लेना है। 17 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं, हम जानते हैं कि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है, मिलाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। 18 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है और यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाता है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, देखो तो जैसे जैसे हम 2f है ये f है, जो हम बताए थे कि जैसे जैसे वस्तु जो है इधर नज़दीक आते जाता है तो प्रतिबिंब की आकृति में वृद्धि होती जाती है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है ना। तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उसके आकार में वृद्धि होगी, उसका आकार में वृद्धि होगी।
लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता की यहाँ पर परिभाषा देना और साथ में इसका क्या पूछा है, मात्रक पूछा। तो बताते हैं लेंस द्वारा किरणों के मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स, जिसको हम डायोप्टर भी कहते हैं। 20 मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप यू भी एफ के चिन्ह को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आकृति बना करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा बीच में मूल बिंदु होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसको एक्स मान लेते हैं। ये प्रकाश केंद्र हो गया जिसको मूल बिंदु बोल रहे हैं और यहीं पर आपको यू भी और एफ दिखाना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर एफ होता है, इधर दूना दूरी पर 2f होता है, इधर भी लिख लेंगे F2 2F2। और किसी वस्तु का आकृति लेकर के हम दिखाएंगे, वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे भी। ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना कर दिखाइएगा, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो देखिए, सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, सारा खुद से बना लीजिएगा आप लोग। चलिए 21 नंबर। एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक, एक उत्तल लेंस जो है वस्तु का वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा बनाएगा। लेंस से 40 सेंटीमीटर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी दिया, लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, इसका मतलब है कि वस्तु को रखा गया 2 पर, तभी तो आकार बराबर बन रहा है। तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है? वस्तु लेंस से कितने दूरी पर है, वस्तु जो है वो लेंस से कितने दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता देखो, लेंस की क्षमता बताने के लिए हमको एफ निकालना पड़ेगा और वस्तु रखा गया है 2f पर और ये पहले ही बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर बताने, भी का मान दिया, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है कि कितना पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है इतना और वो बोला है कि बराबर बनता है, इसका मतलब है कि उसको 2f पर रखा है तो 2f पर बनेगा, यानी कि 2f बराबर हम सीधे 40 कर देंगे। वस्तु की जो दूरी है वो 2f के बराबर है और u जो है 40 के बराबर है, इसलिए हमारा u की जगह 40 रखेंगे तो 2f बराबर हो जाएगा 40, तो f बराबर हो जाएगा 20। 2 यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा 20 और जब f निकल गया 20 है तो जाहिर सी बात है कि सेंटीमीटर में है, क्षमता निकालना था, p बराबर 100/f है तो 100/20, तो b 50 तो हो गया 5 डायोप्टर हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ, कहाँ इसका यूज होता है बताना। तो देखो बहुत सारी जगह पर होता है जी, कैमरा हो गया है ना, कैमरा का जो हम लोग मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल में भी कैमरा होता है या ऐसे भी कैमरा आता है, उसका लेंस उस बनाने में होता है। सूक्ष्मदर्शी जिससे हम छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, दूरदर्शक दूर के वस्तु को देखने के लिए, इस सब में जो है इसको बनाने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करा जाता है कि लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख कर बनाए गए लेंस, ढेर सारे लेंस का बनाया जाता है, ठीक है, 2-3 लेंस का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आपका लघु उत्तरीय खत्म हो गया और बात रह गया दीर्घ उत्तरीय का। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट हो चुका है। इसको कभी देखेंगे, क्लास में होगा तो बना देंगे। वैसे आपको ये अंकित प्रश्न का वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको, इसका अंकित प्रश्न का वीडियो हम कल बना देंगे, कल बना कर इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये आप लोग खुद से कोशिश कर सकते हैं, अगर देखेंगे, अगर वक्त मिलेगा तो आप लोग के लिए टाइम निकाल के बना देंगे। तो चलिए अब तक के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर करें। वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, डेली मिलता है। अभी थोड़ा होली का छुट्टी चल रहा था जिसकी वजह से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया है, लेकिन अब से आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।